ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है, लेकिन वो कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले ओडिशा में जो कुछ हुआ संडे को उसके बारे में आपको बता देता हूं। ओडिशा के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री नवो किशोर दास। 29 दिसंबर की दोपहर 12:15 बजे उनका अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, जहाँ से वो एमएलए हैं, विधायक हैं, झारसुगुड़ा, वहाँ एक फंक्शन में वो जा रहे थे। 12:15 बजे जैसे ही वो अपनी कार से उतरे, उसी इलाके का, जिस इलाके में ये फंक्शन था, वहाँ के जो चौकी इंचार्ज गोपाल कृष्ण दास, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये वहाँ मौजूद। जैसे ही मंत्री गाड़ी से उतरते हैं, अचानक वो उनके सामने आ जाता है, अपनी सरकारी पिस्टल निकालता है और फायर कर देता है। मंत्री वहीं पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद वो हवा में गोली चलाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग फिर पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद ले जाते हैं। इधर मंत्री नवो किशोर दास को अस्पताल ले जाया जाता है, फिर उनको एयरलिफ्ट कराकर भुवनेश्वर में अपोलो हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। उसकी वजह ये थी कि जो गोली थी वो बिल्कुल करीब से मारी गई और सीने में ठीक दिल पर गोली लगी थी, तो दिल ज़ख्मी हो चुका था। उसके बाद बचने की गुंजाइश कम थी और अफसोसनाक ये कि नवो किशोर दास इनकी मौत हो गई। 3 बार विधायक रहे थे, पहले कांग्रेस में थे। 19 में इन्होंने बीजू पटनायक दल, जो वहाँ पे जो बीजू पटनायक की सरकार है, उसको ज्वाइन किया, फिर जीते और उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। कोरोना काल में कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए तारीफ़ हुई। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, होटल्स का, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का उनका बिजनेस था। अभी सुर्खियों में थे, करीब 1-1.5 करोड़ रुपए के उन्होंने एक मंदिर में दान किया था। अब लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इस एएसआई ने मंत्री जी को गोली क्यों मारी। हालांकि अब जो कुछ खबरें आ रही वो ये कि कुछ साल पहले तक उसका बाइपोलर उसका इलाज चल रहा था, मतलब मानसिक रूप से वो बीमार था, परेशान था। डॉक्टरों ने कहा था तुम वक्त वक्त पर गोली खाओ। अब वो दवा ले रहा कि नहीं, उसकी फैमिली को भी नहीं मालूम। लेकिन यहाँ ये सवाल ये है कि अगर वो मानसिक रूप से परेशान, बीमार और इस तरीके की बीमारी का शिकार था, तो फिर उसे सरकारी पिस्टल क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसे लोग ख़तरनाक हो जाते हैं। तब 7 मेंबर कमेटी है जिसका गठन किया गया है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। क्या ये अचानक गुस्से में हुआ, किसी और वजह से हुआ, पुरानी रंजिश थी, बीमारी की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से? वजह क्या थी अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे ये वजह सामने आएगी, मोटिव सामने आएगा, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल ज़रूर बताऊँगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी सुनाना मेरे लिए अपने आप में ही चैलेंजिंग है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में मेरी जानकारी ज़ीरो, उसी सब्जेक्ट पे आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने इस कहानी को सुनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब पता नहीं कितना कामयाब हो पाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 मई 1937 को। 6 मई 1937 की बात है। जर्मनी का एक फेमस एयरशिप हिंडनबर्ग, ये अमेरिका के न्यू जर्सी में इसको लैंड करना था। अब ये जो एयरशिप है, एक तो प्लेन होता है, आपको पता है, एक जो गुब्बारा होता है जिसके अंदर बैठकर ट्रैवल करते हैं आप, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सिगार के आकार का एक एयर बैग, एक तरह से आप मान लीजिए, जो शुरू हुआ था उस वक्त, और इसके अंदर मेटल था और उस मेटल को हाइड्रोजन के ज़रिए फुलाया जाता था, गैस उसमें भरी जाती थी। और हिंडनबर्ग एयरशिप ये जो है करीब 200 मीटर, मतलब 650 फीट की ऊंचाई पर था जब इसका ये हादसा हुआ था। और इसमें उस वक्त कहते हैं कि टोटल 97 लोग थे और इसमें से 37 की मौत हो गई थी। तो एक जो एयरशिप था पूरा, एक गुब्बारा टाइप जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, वो एक होटल जैसा था, सिगार के आकार का था। और कहते हैं कि ये साइज़ में था करीब किसी स्टेडियम के बराबर साइज़ में था। इसके अंदर बाकायदा आपके सोने की व्यवस्था थी, लाइब्रेरी थी, डाइनिंग रूम था, लाउंज था और स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये हाइड्रोजन गैस के ज़रिए इसको फुलाकर, और उसमें मेटल था, इससे इसको उड़ाया जाता था। तो ये हिंडनबर्ग एयरशिप जब न्यू जर्सी पहुंची, उससे पहले ही करीब
200 मीटर ऊपर ज़मीन से ये हादसे का शिकार हो गई। और हादसे का शिकार होने के बाद करीब 37 लोगों की मौत हुई और इस कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। ये जर्मनी की एक कंपनी थी और उसका ये था कि ऐसे बहुत सारे एवी ट्रिप उसके कामयाब होने थे। उसी साल जिस साल ये हादसा हुआ 1937 में, तब इसको यूरोप, ब्राज़ील और अमेरिका के और दूसरे इलाकों में अपनी सर्विस देनी थी, लेकिन इस हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और कहते हैं कि इस हादसे को टाला जा सकता था। उसकी वजह ये थी कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस उस वक्त उस एयरशिप के अंदर था और उसी में कुछ कपड़े या किसी और वजह से फिर आग लगी। ये चूँकि हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं हाइड्रोजन गैस, तो कहते हैं उस हाइड्रोजन गैस ज़रूरत से ज़्यादा इस एयरशिप के अंदर मौजूद था और शायद उसी की वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे को टाला जा सकता था। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं इस हिंडनबर्ग एयरशिप की कहानी आज आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो उसकी वजह है इसी नाम की एक कंपनी है और ये कंपनी अमेरिका में है और ये कंपनी दरअसल एक फाइनेंशियल रिसर्च एक्सपर्ट्स कंपनी के तौर पर जानी जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि हिंडनबर्ग एयरशिप जो क्रैश किया था उसे टाला जा सकता था, इंसानी गलतियों की वजह से वो हादसा हुआ। तो कहाँ 1937 में ये हादसा हुआ और उसके बाद करीब 75-80 साल के बाद अमेरिका में एक कंपनी बनती है इसी नाम पर, हिंडनबर्गर और रिसर्च ग्रुप है ये हिंडनबर्ग। अब इनका उससे क्या ताल्लुक? तो इन्होंने अपनी ये कंपनी शुरू की कि कुछ ऐसे हादसे जिन्हें टाले जा सकते हैं, उन हादसों को वक्त रहते दूर करना है। अब कैसे दूर करेंगे? तो अब इसके नाम से ही है कि ये रिसर्च ग्रुप है एक और फाइनेंशियल रिसर्च ग्रुप है, तो इसमें सारे पैसों का लेन देन होता है। कौन कंपनी कहाँ क्या घोटाले कर रही है, क्या उसमें गड़बड़ियाँ हैं, कैसे उसमें नुकसान हो सकता है लोगों को, वो कंपनी डूब सकती है, लोगों के पैसे डूब सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ठेका इन्होंने हिंडनबर्ग ने ले लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां जो गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से वो पैसे कमा रही हैं, गलत तरीके से लोगों को वो उलझा रही हैं, ऐसी कंपनियों का पर्दाफाश करना है। कायदे से ये कहे तो जैसे न्यूज़ चैनल में स्टिंग ऑपरेशन करके किसी की सच्चाई को उजागर किया जाता है। तो हिंडनबर्ग एक ऐसी रिसर्च कंपनी है जो दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके लूप होल्स, उनकी कमियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ, उनके जो करप्शन या फिर गलत तरीके से पैसे कमाना, शेयर बाज़ार में है तो गलत तरीके से शेयर बाज़ार की ख़रीद बिक्री, कंपनी की वैल्यू ज़्यादा करना, शेयर के प्राइस को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाना, ये सारे काम हिंडनबर्ग ने ठेका ले रखा है एक तरह से। 2017 में इस कंपनी की स्थापना की गई हिंडनबर्ग की। 2017 से इसके बाद इसने कंपनी में कहते हैं कि करीब 18 अलग अलग कंपनियों के बारे में रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट ये निकाली कि इन कंपनियों में ये गड़बड़ियाँ हैं। जो सबसे ज़्यादा इस कंपनी को जिसने एक तरह से फेमस किया, अमेरिका की एक ट्रक कंपनी है जो ट्रक बनाती है, निकोला के बारे में इस कंपनी ने 2020 में एक रिपोर्ट निकाली और कहा कि ये टोटली एक तरह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे ये ट्रक बनाने वाली, और उन्होंने कहा था कि हम उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये करेंगे। बट हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली और कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, बल्कि इनके पास तो गाड़ियाँ भी नहीं है बनाने के लिए। उसके बाद निकोला के पूरा शेयर गिर गया, डूब गया। इन्होंने ट्विटर के बारे में भी ऐसे निकाला, ट्विटर के शेयर गिर गए। करीब ऐसी 18 कंपनियों को निकाले और ये भी तक बताया, प्रेडिक्शन किया कि ये यहाँ तक गिरेंगे, और लगभग जो इन्होंने कहा वहीं तक गिरा। कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो एक ही दुआ मांगते हैं, वो ये कि हिंडनबर्ग उनकी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट न निकाले, क्योंकि रिपोर्ट निकालने का मतलब है आपका कंगाल हो जाना। अब ये भी क्यों सुना रहा हूँ आपको 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की अमेरिका में, और वह रिपोर्ट हिंदुस्तान में आग की तरह फैलती है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो चीज़ें होती हैं। एक
भारत का सबसे अमीर शख्स और दुनिया में नंबर 3 पर दुनिया का सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी, वो सीधे नंबर 3 से 8वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट के आने से पहले वो दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स, और इस रिपोर्ट के आने के 48 घंटे के अंदर अंदर वो 8वें नंबर पर पहुंच गए। इस रिपोर्ट के आने के 48 घंटे के अंदर अंदर पहले 2 दिनों में ही 4 लाख करोड़ रुपए का सीधे अडानी ग्रुप को नुकसान हो जाता है, 4 लाख करोड़। और आज चूंकि शेयर मार्केट फिर खुला, सैटरडे संडे बंद था, तो आज ये नुकसान 6.25 लाख करोड़ का हो गया है। सोचिए आप, सिर्फ 6.25 लाख करोड़। एक रिपोर्ट जिसमें सिर्फ 104 पन्ने थे, 88 सवाल थे अडानी ग्रुप से, और वो रिपोर्ट एक सामने आती है, और उस रिपोर्ट के बाद 3 दिनों के अंदर अंदर 6.25 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप को नुकसान हो जाता है। मतलब उनकी पूरी वेल्थ, अगर हम नेट वो सारी चीज़ें देखें, उसका अराउंड 25%। कहते हैं कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू है अडानी ग्रुप की, और उसमें से आप 6.25 लाख करोड़ को निकाल दीजिए सिर्फ 3 दिन में नुकसान, तो अब बचा करीब 14 लाख करोड़। तो आज की कहानी यही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि हिंडनबर्ग ने एक, कहते हैं कि 22 लोगों की एक टीम है, छोटी सी हिंडनबर्ग की, और हिंडनबर्ग के जो मेन शख्स है इसका, उसका नाम है नेथन एंडरसन। नेथन एंडरसन एक इजरायली सिटीज़न है, और इसने एक ज़माने में यरूशलेम में एम्बुलेंस चलाया था। पढ़ने लिखने में तेज़ था। फिर इसने बाद में पढ़ाई की, इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज़ की, और इसके बाद अपने कुछ लोगों के साथ एक टीम बनाई, और इस टीम के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। और 22 लोगों की टीम ने एक रिपोर्ट 24 तारीख को निकाली, इसी जनवरी, और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर और भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी को 6.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब इसको समझना होगा कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। वैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि सबसे मुश्किल मेरे लिए भी है, लेकिन ये सारा खेल शेयर बाजार का है। अब शेयर बाजार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मालूम है शेयर बाजार क्या है, लेकिन मैं हकीकत में गहराई तक मुझे भी नहीं मालूम शेयर बाजार क्या था। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है कि जहाँ पे आपको अगर कोई अपनी एक कोई भी एक स्टार्ट करना है, सपोज अगर मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, अब मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में खोल दिया, लेकिन अब मुझे उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से चले। अब मेरे पास तो 10 लाख है नहीं, 1 ही लाख है, तो अब क्या करूं? तो फिर शेयर बाज़ार, अच्छा बैंक भी अब जो है वो कह रहा है कि इससे ज़्यादा आपको कर्ज नहीं दूंगा, तो फिर बैंक भी नहीं दे रहा है, अब कहाँ जाऊं? तो ऐसे में फिर शेयर बाज़ार होता है। अब शेयर बाज़ार में ये है कि मैंने 1 लाख का एक रेस्टोरेंट खोला है, अब मुझे 9 लाख और चाहिए, तो बाकी और इसमें हमें अपने साथ कुछ मालिकों को जोड़ना पड़ेगा। अब शेयर बाज़ार हमें डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, इसके लिए कुछ मर्चेंट बैंक होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है, कैसा है, इसका फ्यूचर क्या है, चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए 1 लाख लगाएं, बाकी इसके पास इतने पैसे हैं कि नहीं है। हर तरह से करने के बाद फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा सब कुछ, चलो तो मार्केट से तुम्हें पैसा उठाना तो तुम अपने शेयर निकाल सकते हो। आप शेयर मार्केट में रजिस्टर होते हैं, उसके बाद वही मर्चेंट बैंक आपकी हैसियत के हिसाब से आपके शेयर के रेट तय करता है कि अच्छा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे एक शेयर की कीमत 2 रुपये होंगे। अब हमने 2 रुपये के हिसाब से, मुझे 9 लाख के हिसाब से जितने शेयर चाहिए बेच दिए, उतने पैसे आ गए। अब मैंने अपना धंधा शुरू किया, तब जो प्रॉफिट आएगा उसमें जिन लोगों ने शेयर ख़रीदा हम उनमें से उनका कुछ हिस्सा जाएगा। तो ये है शेयर बाज़ार कि जब हम कोई चीज़ शुरू करना चाहें, बैंक से भी अब हमें कर्जा नहीं मिलना है, जितना था ले लिया, अब पब्लिक से पैसे लेने हैं, तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट का रुख करना होता है, और फिर वहाँ से आप शेयर के ज़रिए अपने पैसे को अपने उस बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं। अब हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि अडानी जो ग्रुप है, जो इल्ज़ाम लगे उन पर, उसमें यह है कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं उन्होंने अपने शेयर के भाव 85% ज़्यादा बताए।
यानी अगर उनके एक शेयर की कीमत जो इस वक्त मान लीजिए 100 रुपये है, तो हिंडनबर्ग का कहना है कि कायदे से उस शेयर की कीमत सिर्फ 15 रुपये है, पर इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर उसको 85 रुपये कर दिए, 85 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए। तो शेयरों की कीमत 85% से ज़्यादा है, जो कि रियल नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने हेरा फेरी करके अपने शेयर के रेट बढ़ाएं। तीसरा ये है कि अडानी ग्रुप पर इस वक्त करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्ज है। अब इन तीनों चीज़ों से अचानक 6.25 लाख करोड़ का नुकसान क्यों हुआ, तो उसको समझने के लिए पहले जो हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाया उसके बारे में। असल में हुआ यह कि 2020-21 के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गए, और हिंडनबर्ग का कहना है कि ये इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे शेयर के भाव में खेल किया गया। अब शेयर के भाव जो बाकी उसी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उसके मुकाबले इनके ज़्यादा थे, तो खुद इन लोगों ने मैनिपुलेट करके इस शेयर के भाव बढ़ाए, खुद ही ख़रीदे, खुद ही बेचे, कुछ बीच के लोगों को लिया। दूसरा ये है कि इन्होंने शेयर में जो पैसे लगाए वो गलत तरीके से, इनके शेयर के वो सारी चीज़ें, एक होता है मॉरिशस, एक जगह है जहाँ पे टैक्स फ्री है, वहाँ पे कुछ फर्जी कंपनियाँ हैं। अडानी ग्रुप के उनके अपने ही भाई पर इल्ज़ाम लगाते हुए हिंडनबर्ग ने कहा है कि ये लोग पहले वहाँ फेक और ऐसी कंपनियों में दिखाते हैं कि पैसे लगे हैं, और फिर वही कंपनियाँ अडानी ग्रुप में आकर पैसे लगा देती हैं यहाँ पे। तो लगता है कि विदेश से पैसा आ रहा है, मतलब इस कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक है, भरोसा है, तो उसको देख के लोग भी पैसे लगाते हैं। लेकिन असल में जो पैसे मॉरिशस के थ्रू यहाँ आ रहे वो सारी फेक कंपनियाँ हैं, और ये काम उनके भाई दुबई में बैठकर करते हैं। तीसरा ये है कि अडानी ग्रुप के ऊपर करीब 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और इसमें ज़्यादातर जो इनके शेयर भी हैं जो वो बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। अगर वो शेयर के भाव गिरते हैं तो बैंक में गिरवी रखने के बाद बैंक अगर आपसे कुछ वसूलता है, तो जब शेयर के ही रेट गिर गए तो फिर आप क्या बैंक वसूलेगा। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से शेयर के भाव बहुत बढ़े हुए हैं, इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, और जिस तरीके से गिरवी भी रखे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कंपनी अगर इसके शेयर गिरेंगे तो बैंक को भी नुकसान होगा, और इतना भारी भरकम कर्ज है तो उससे कभी भी ख़तरा हो सकता है। अब ये कुल मिलाकर ये इल्ज़ाम थे, हालांकि इसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, और ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप अडानी के कारोबार के बारे में देखें तो पोर्ट, बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट, बॉम्बे का भी एयरपोर्ट है, बिजली बनाने की कंपनी है, कोयला के खदान हैं, सड़कें हैं, सीमेंट बनाने से लेकर कारखाने, सीमेंट बनाने के कारखाने हैं, खाने का तेल से लेकर आटा दाल बेचने वाला फॉर्च्यून, ये सारे ब्रांड हैं। और जब भी लास्ट मार्च 2022 की एक रिपोर्ट थी, उसमें यह है कि इनकी सालाना बिक्री करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, और उसमें मुनाफा करीब 13,000 करोड़ रुपए का है। ये 2022 की एक रिपोर्ट है। लेकिन अब सवाल ये है कि अचानक एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद इतना नुकसान, और ये टाइमिंग क्यों। तो उसमें एक चीज़ और है, इसी अडानी ग्रुप ने एक एफपीओ लेकर आए हैं 27 से 31 जनवरी तक। अब इस एफपीओ के ज़रिए कहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा एफपीओ है आज तक के इतिहास में। 20,000 करोड़ रुपए इस एफपीओ के ज़रिए इनको वसूलना है मार्केट से, और फिर वो पैसे बाकी जगह पे ये काम पे लगाएंगे। अब ऐसे टाइम पर ये आया कि अचानक शेयर मार्केट, मतलब अडानी के सारे शेयर गिरने शुरू हो गए। अब एफपीओ जो है 20,000 करोड़ का, आज की डेट तक मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 4 से 5% ही ये सब्सक्राइब हुआ है, 4 से 5%, और 20,000 करोड़ का है। तो उस एफपीओ के ऊपर भी इसका असर पड़ा, और जिस तरीके से अडानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयर हैं, सिर्फ एनडीटीवी पे ही आज जो है वो अभी जो लास्ट आई वो करीब 260 करोड़ रुपए गिर चुका है। तो हिंडनबर्ग का टोटल इल्ज़ाम, और उसके बाद इस तरीके से देखते ही देखते 3 दिनों के अंदर 6.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी ग्रुप को। अब अडानी ग्रुप का क्या कहना है। अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि हिंडनबर्ग ने भारत, उनकी कंपनी, भारत की इकोनॉमी, आर्थिक ताकत, इन सब को कमज़ोर करने के लिए एक झूठी रिपोर्ट तैयार की है।
और बाकायदा 400 से ज़्यादा पन्नों में अडानी ग्रुप ने इसका जवाब भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी के बारे में सेबी ने पहले भी जांच की थी और ऐसा कुछ नहीं निकला, और उनकी कंपनी कोई भी गलत काम नहीं कर रही है। उनके ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने पब्लिश की है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहना कि हमने गड़बड़ किया है ये गलत है। तो अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई दी और ये भी कहा है कि वो इस मामले में लीगल ऑप्शन देख रहे हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब हिंडनबर्ग ने फ़ौरन इसका भी रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि वो अगर मुकदमा करते हैं तो वो उसका स्वागत करेंगे। बल्कि पलट के ये भी कह दिया हिंडनबर्ग ने कि अगर वो लीगल पे जाते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या कागजात ऐसे नहीं मिले, लेकिन अगर वो केस करते हैं तो अदालत के थ्रू हमें वो भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अब कहानी ये है कि कैसे एक रिपोर्ट ने 6.25 लाख करोड़ रुपए, आप सोचिए, मतलब इसमें कितने ज़ीरो लगेंगे, क्या लगेंगे, मुझे ये भी पता नहीं है। और इतने पैसे अगर 2-3 दिन के अंदर डूब जाएं, गिर जाएं, जिसे बनाने में बरसों लगते हैं, तो फिर क्या होगा। तो पिछले 3 दिनों से अडानी ग्रुप के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। आज भी जो शेयर मार्केट खुला और बंद हुआ, तो आज मैंने कहा कि अभी तक 4 लाख करोड़ का था जब लास्ट वीक शेयर मार्केट बंद हुआ था, लेकिन आज आप खुला, आज उसके बाद तो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का और नुकसान हो गया। तो 6.25 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। 5 तो बिल्कुल नीचे ही गिर चुके थे कंपनियां के शेयर उनके। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक और चीज़ है, हिंडनबर्ग ने जितनी भी कंपनियों की अब तक लिस्ट निकाली है, रिपोर्ट निकाली है, उसके बारे में कहा है कि वो यहाँ तक जाकर गिरेंगे। और हिंडनबर्ग की ज़्यादातर रिपोर्ट में सच साबित हुआ है। अब देखना ये है कि इस वाले मामले में क्या होता है। हालांकि इसमें दूसरी एक चीज़ हिंडनबर्ग के लिए भी, कि हिंडनबर्ग का इसमें अपना भी एक फ़ायदा है, और उसमें फ़ायदा ये है कि उसने कुछ शेयर खरीदे और बेचे और फिर इस तरीके से शेयर गिराया कि उसको फ़ायदा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 चीज़ें होती है शेयर मार्केट में, एक शॉर्ट पोजीशन, एक लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये कि जब सपोज मैंने अगर 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, तो लॉन्ग में अगर हमने ख़रीदा तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ये 150 हो तो मैं बेच दूँ, 50 रुपये का फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। तो ये हो गया लॉन्ग, 100 का ख़रीदा और 150 का वेट कर रहे हैं, बेच दिया। लेकिन एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में ये है कि अगर हम किसी का, मान लीजिए कि किसी कंपनी से, अडानी ग्रुप का ही, हमने कुछ शेयर उधार में ख़रीदे किसी कंपनी से, दूसरी कंपनी से, कि आप हमको इतने दो 1 महीने के लिए, और उसने 1 महीने में हमें दे दिया, और उसके बाद अब हमको पता है कि ये शेयर अब गिरने वाला है। 100 रुपये में सपोज ख़रीद लिया हमने शेयर किसी और कंपनी से 1 महीने की उधारी पर। अब ये हमें पता है कि इस 1 महीने में इसका शेयर गिरेगा। उसके बाद जैसे ही गिरा, मान लीजिए वो 80 हो गया, तो वो 80 रुपये में लेकर और उस कंपनी को हमने वापस लौटा दिया। तो 100 में और 80 में 20 रुपये का सीधा सीधा मुनाफा। तो कहते हैं कि इस तरह के छोटे और शॉर्ट पोजीशन में कमाई के लिए हिंडनबर्ग ऐसी चीज़ें करता रहता है। लेकिन इनका जो इतिहास है वो ये बता रहा है कि जिस जिस कंपनी के ख़िलाफ़ इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उस कंपनी को बहुत गहरा धक्का लगा है और उन्हें बहुत घाटा हुआ और नुकसान हुआ है। और यहाँ याद रखिए कि अडानी इस वक्त ग्रुप, मतलब मेन फोर्स है। अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो ये बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये पूरे देश की इकोनॉमी की भी बात है। तो इससे न सिर्फ बैंक पे से जो लोन है, बैंक का मतलब फिर LIC में है, और सीधे सीधे आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, कीमतों पर असर पड़ेगा अगर ऐसा कोई बुरा दौर आता है। तो इंतज़ार करते हैं कि अभी आगे क्या होता है। और बजट भी है 1 फरवरी को, उस बजट पे भी इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखने की चीज़ होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक 22-28 लोगों की कंपनी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स को 48 घंटे के अंदर अंदर 4 लाख करोड़ रुपए और 72 घंटे के अंदर अंदर 6.25 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा देती है, नुकसान करा देती है। तो ये थी आज की कहानी।